नमस्कार प्यारे बच्चों, मैं हूँ जमुनालाल मालवी। आज अपन पढ़ेंगे कक्षा 10वीं में सामाजिक अध्ययन में पार्ट 1 के लघु उत्तरीय प्रश्न। पिछले वीडियो में अपन अति लघु उत्तरीय प्रश्न कंप्लीट कर चुके हैं। अब अपन पढ़ेंगे आज लघु उत्तरीय प्रश्न। तो यहाँ पे सबसे पहला क्वेश्चन अपना आता है, मृदा परिच्छेदिका से क्या तात्पर्य है, स्पष्ट कीजिए। यानी कि मृदा परिच्छेदिका किसे कहते हैं, इसका वर्णन अपन को करना है। तो मृदा परिच्छेदिका के अंतर्गत मिट्टी की 4 परतें पाई जाती हैं। कितनी परतें? 4 परतें। ठीक है। तो सबसे ऊपरी परत को मृदा कहा जाता है। ठीक है। जो यानी कि जो मिट्टी की जो सतह बनी रहती है, उसके ऊपर की जो मिट्टी रहती है वो ढीली रहती है, यानी जो हवा के साथ उड़ सकती है, पानी के साथ मिट्टी के कण बह सकते हैं। अपन उसको मृदा के नाम से जानते हैं। ठीक है। अब दूसरी परत जो होती है उसे बोलते हैं उप मृदा, यानी कि जो थोड़ी पकड़े हुए रहती है, यानी निचली सतह से जो हवा के साथ या पानी के साथ थोड़ी कम बहती है, उसे अपन कहते हैं उपमृदा। और तीसरी परत जो होती है वो मूल चट्टाने, यानी तीसरी परत जो होती है वो मूल चट्टान, यानी थोड़ी और कठोर या मजबूत आ जाती है। ठीक है। और चौथी परत जो होती है कठोर चट्टाने। ठीक है। सबसे पहली परत को अपन कहेंगे मृदा, दूसरी परत को उपमृदा, तीसरी परत को मूल चट्टाने और चौथी परत को कहेंगे कठोर चट्टाने। ठीक है। इस प्रकार से मिट्टी की 4 परतें पाई जाती है, जिसे अपन मृदा परिच्छेदिका के नाम से जानते हैं। ठीक है। अब अपना दूसरा प्रश्न यहाँ पे आ रहा है कि मानव जीवन में मृदा का क्या महत्व है, यानी कि मनुष्य के जो जीवन में मिट्टी किस प्रकार से उपयोगी, सहयोगी एवं महत्वपूर्ण है। तो मानव जीवन में मृदा का बहुत अत्यधिक महत्व होता है। समस्त प्राणी मिट्टी पर ही निर्भर करते हैं और समस्त प्राणियों का भोजन प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष दोनों रूप से मिट्टी से ही प्राप्त होता है। जैसे मान लीजिए कि अपन कृषि करते हैं तो उसके लिए अपन को मिट्टी की आवश्यकता होती है। ठीक है। और कृषि से ही अपन सारी अपने खाने पीने की जो चीजें हैं वो सारी अपन को प्राप्त हो रही हैं। इसलिए मानव जीवन में मृदा का बहुत अत्यधिक महत्व होता है। ठीक है। अब अपना तीसरा प्रश्न जो आ रहा है यह मिट्टियों के ऊपर। तो लाल व लेटेराइट मिट्टी में अंतर स्पष्ट कीजिए, यानी लाल मिट्टी और लेटेराइट मिट्टी में अपन को अंतर बताना है। ठीक है। तो सबसे पहले आ जाओ कि जैसे लाल मिट्टी जो है प्राचीन रवेदार एवं परिवर्तित चट्टानों की टूट फूट से जो मिट्टी बनती है उसे अपन कहते हैं लाल मिट्टी। यह मिट्टी अत्यधिक शुष्क जलवायु में इस मिट्टी का निर्माण होता है। शुष्क जलवायु मतलब गर्मी के दिनों में जहां तापमान बहुत अत्यधिक रहता हो, है ना, ऐसी जलवायु में इस लाल मिट्टी का निर्माण होता है। और इस मिट्टी में, लाल मिट्टी में लोहा, चूना अत्यधिक मात्रा में पाया जाता है, यानी इस मिट्टी में लोहा एवं चूना के अंश अत्यधिक मात्रा में पाए जाते हैं। अब बात करते हैं अपन यहाँ पे लेटेराइट मिट्टी की। ठीक है। तो यह मिट्टी लेटेराइट चट्टानों की टूट फूट से बनती है। लेटेराइट चट्टानें मतलब बहुत हल्की जो चट्टानें रहती हैं वो लेटेराइट चट्टानों के नाम से जानी जाती है। और इस मिट्टी का निर्माण उस जलवायु में होता है जहां पर शुष्क तर मौसम बारी बारी से आता हो। शुष्क और तर मौसम का मतलब हो जाता है कि थोड़े थोड़े समय में मौसम का परिवर्तित होना या मौसम का बदलना। मान लीजिए जैसे कि कुछ समय के लिए जलवायु चेंज हो गई, फिर उसके पश्चात गर्मी का मौसम आ गया, फिर उसके पश्चात बारिश का मौसम आ गया, फिर उसके पश्चात ठंड का मौसम आ गया। इस प्रकार से जहां पर थोड़े थोड़े समय में जलवायु का परिवर्तित होना होता है, वहां पर लेटेराइट मिट्टी का निर्माण होता है। और इस मिट्टी में वनस्पति का अंश अत्यधिक पाया जाता है। अब इस मिट्टी में वनस्पति का अंश अत्यधिक कैसे पाया जाता है? तो मान लीजिए एक साल में मानो कि 3 बार जलवायु परिवर्तित हुई, तो अपन ने जलवायु के अनुसार
फसलों की बुआई करी और उन फसलों की कटाई करने पर उनका जो जड़ यानी तना वो रहता है वो उस मिट्टी में मिल जाता है। इस प्रकार से लेटेराइट मिट्टी में वनस्पति का अंश अत्यधिक पाया जाता है। क्लियर। अब अगला क्वेश्चन आ रहा है अपना, जल संरक्षण के प्रमुख उपाय, यानी जल का संरक्षण अपन को क्यों और किस लिए और किस प्रकार से करना चाहिए। पॉइंट नंबर 1, जल को अपव्यय से रोकना, यानी बहते हुए जल को अपन को संग्रहित करना। दूसरा पॉइंट, वर्षा के जल को इकट्ठा करना या संग्रहित करना। ठीक है, यानी बारिश का जो जल होता है उसको अपन क्या करें, तालाब बनाकर उसके माध्यम से उसको संग्रहित करें, ताकि जो अपन अपने गर्मी के दिनों में वो पानी काम आ सके या उसका उपयोग कर सके। तीसरा पॉइंट है, वर्षा के जल को अपवाह से रोकना, यानी वर्षा के जल को बहने से रोकना और अत्यधिक मात्रा में अपन जल को इकट्ठा कर सके। चौथा पॉइंट आ रहा है तुम्हारा, जल को प्रदूषण से बचाना, यानी जल प्रदूषण जो होता है उसको अपन को प्रदूषित होने से बचाना होता है। पांचवा पॉइंट अपना आ रहा है, अधिक से अधिक पेड़ पौधे लगाकर भी अपन जल का संरक्षण कर सकते हैं। ठीक है, तो ये प्रश्न हो गया अपना जल संरक्षण के प्रमुख उपाय। अब अगला प्रश्न आ रहा है अपना, वर्षा के जल का संग्रहण क्यों जरूरी है। ठीक है, तो वर्षा का जो जल होता है वो अपने लिए बहुत ही महत्वपूर्ण जल होता है और अपने यहाँ पे जो है वर्षा का अनियमितीकरण पाया जाता है, यानी कि भारत देश में लगभग 3 या 4 महीने ही बारिश होती है, बाकी मौसम शुष्क रहता है। तो अपन को अपना पूरा जो साल है उसके लिए पानी की समस्या न हो, इसके लिए अपन पानी को एकत्रित करेंगे। तो किस प्रकार से करेंगे कि बारिश के जल को अपन नदियों के ऊपर बांध बनाकर या बड़े बड़े तालाबों का निर्माण कर अपन इस वर्षा के जल को संग्रहित करें, ताकि बाकी जो दिन है 4 महीनों के अलावा उसमें अपन इस संग्रहित किए हुए जल का उपयोग कर सकें। ठीक है, अगला प्रश्न हमारा आ रहा है, वनों का संरक्षण क्यों आवश्यक है, यानी वन हमारे लिए क्यों आवश्यक है। तो पिछले वीडियो में मैं बता चुका हूँ वन के बारे में कि वन हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण संसाधन है। वनों से हमें बहुत सारी सामग्रियाँ प्राप्त होती है, बहुत सारे कच्चे माल प्राप्त होते हैं, जैसे बहुत सारे उद्योग जैसे वनों से संचालित हो रहे हैं। इसलिए अपन को वनों का संरक्षण जरूरी है, ताकि वनों से जो अपन को कच्चा माल, औषधियाँ, सारे जो सामग्रियाँ प्राप्त हो रही है, अगर वन नहीं रहेंगे तो ये सारी सामग्रियाँ अपन को कहाँ से प्राप्त होगी, और हो सकता है आने वाले समय में अपन को बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़े। इसलिए अपन वनों का संरक्षण करें। अगला प्रश्न अपना है, वन जलवायु को किस प्रकार से नियंत्रित करते हैं। ठीक है, जैसे वन जलवायु को किस प्रकार से नियंत्रित करते हैं, तो मान लीजिए वन ठंडी वायु के प्रवाह को रोकते हैं और तेज हवा के प्रवाह को कम करते हैं। ठीक है, यानी जहां पे वन होंगे वहां पे अत्यधिक ठंडी और अपने वातावरण के अनुसार अकॉर्डिंग हवाया उसका मौसम होगा, और तेज हवाएं जो होगी जैसे आंधी चलेगी तो पेड़ पौधों के माध्यम से उस हवा की गति कम हो जाएगी। दूसरा पॉइंट आता है, रेगिस्तान के प्रसार को रोकते हैं, यानी कि वन जो है रेगिस्तान को बढ़ने से रोकते हैं। अपन अत्यधिक पेड़ लगाएंगे तो रेगिस्तान का प्रसार भी कम होगा। और एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात है कि वन बादलों को अपनी ओर आकर्षित कर वर्षा कराने में भी बहुत सहायक हैं, जो कि अपने मानव जीवन के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। ठीक है, तो ये पार्ट 1 के लघु उत्तरी सारे प्रश्न कंप्लीट हुए। अब अपन अगले वीडियो में पढ़ेंगे पार्ट 1 के ही दीर्घ उत्तरी प्रश्न। थैंक यू।